हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट पर हम जो है कुछ मुख्य प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि आपका एक मॉडल पेपर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है कि इसके अंतर्गत 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चनों पर यह डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके एग्जाम से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका इन क्वेश्चनों के अंदर ही दोस्तों आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को परफेक्टली अगर इसको कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपका जो भी पेपर होगा वो इन्हीं से आउट होने वाला है। चलिए, तो लोक प्रशासन पर जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब पर वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब दोस्तों, कुछ मेरे पास कमेंट आई थी कि सर इसके आंसर भी दीजिए। तो यार देखिए, आंसर इन क्वेश्चनों के आंसर देना मतलब कि इसमें 3 से 4 घंटे और अधिक लगाना हो जाएगा, और जबकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनके आंसर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं आराम से। आपके पास जो भी बुक है, जो भी सीरीज है, उन सभी से आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर नहीं मिलते हैं, कोई क्वेश्चन बाई चांस ऐसा होता है जिसका आंसर नहीं मिलता है, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे नोट्स जहाँ तक स्टडी हो चुकी है डिटेल क्लासेस में, उस पर भी दोस्तों आपके इन सभी प्रश्नों के आंसर हमारी जो है पीडीएफ नोट्स जो है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई उलझन नहीं होना चाहिए अपने साथ में कि सर इसके आंसर नहीं मिल रहा है। क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आपके पास नोट्स है, आपकी बुक में अगर आपको आंसर मिल पा रहा तो ठीक है, अन्यथा आप जो है मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे भी इनके आंसर ले सकते हैं पर्सनली। ठीक है, चलिए, तो आपको बता चुका हूं मैं कि इस पूरी सीरीज में आज के इस मॉडल पेपर में हम 15 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकल कर लाया हूं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये पक्का है। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों क्या होगा कि आपके जो सिलेबस है उसी के जो टॉपिक है, उस टॉपिक से ही संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी आपके इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट में जितने टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। ठीक है, इसी के साथ में हम 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनका आंसर हमें 30 से 50 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वन बाय वन करके सभी क्वेश्चनों पर, सभी 15 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और आपकी सीरीज में ये आपके सिलेबस में भी आपने सबसे पहले जब भी लोक प्रशासन की बुक खोली होगी तो सबसे पहले आपने यही क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना, कि लोक प्रशासन का अर्थ क्लियर कीजिए, उसकी परिभाषा। लोक प्रशासन का क्या क्या पढ़ना आपको यहाँ पर? अर्थ, परिभाषा, और साथ में ही इसके क्षेत्र की विवेचना करना है, तो क्षेत्र। इन 3 कंसेप्टों पर आपको चर्चा इस प्रश्न के अंतर्गत करनी है। ठीक है, इसी प्रश्न को एग्जामिनर घुमा करके इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे ही आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र की बात करेंगे, तो वहां पर एक शब्दावली निकल कर आती है, पोस्ट कार्ब का सिद्धांत, है ना। तो पोस्ट कार्ब का सिद्धांत अगर डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आप डायरेक्टली उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। उसका आंसर भी आपका यही लोक प्रशासन के क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी का दोस्तों एक और अथवा में क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य में इसके बढ़ते हुए क्षेत्र के कारण बताइए। देखिए, चीज एक ही पूछी गई है। जो पोस्ट कार्ड देखा था आपने, ये क्या है? लोक प्रशासन का क्षेत्र है, लोक प्रशासन का क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ शब्दों का हेरफेर किया है, कुछ शब्दों को बदला है, बाकी उसका अर्थ सेम है ना, अर्थ एक ही है। कि यहाँ पर भी क्या कहा इसने कि आधुनिक राज्य में वर्तमान शासन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक प्रशासन का क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण बताइए। ठीक है, तो यहां पर भी आपको इसके क्षेत्र का ही वर्णन करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू है? दोनों की समानताओं एवं असमानताओं के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब यहां पर देखिए, इसमें एक अथवा का क्वेश्चन और भी है, इसको भी देख लीजिए। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विशेष अंतर नहीं है, व्याख्या कीजिए। आप दोनों क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में आपसे 2 टर्मिनोलॉजी पर बात की गई है, एक है लोक प्रशासन और एक है निजी प्रशासन।
और इसे हमने डिटेल क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो मुश्किल से 30-40 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, क्या कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। दूसरी बात, इसमें एक बात और पूछी गई है कि इसकी समानता और असमानताओं पर भी आपको इसी प्रश्न में चर्चा करनी है। समानता और असमानताओं के अंतर्गत आपको इसी प्रश्न में चर्चा करनी है। और इसी प्रश्न को उठा करके एक अगला प्रश्न और बना दिया गया है, सिर्फ शब्दों के हेरफेर करके एक नया प्रश्न बना दिया गया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले प्रश्न में जो समानताएं दी गई है ना, ये समानताओं वाले पूरे टॉपिक जो पूरे पॉइंट, जितने भी पॉइंट बनते हैं समानताओं वाले, सबके सभी सेकंड प्रश्न में अर्थात कि अथवा वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगठन की परिभाषा कीजिए, संगठन को परिभाषित कीजिए, संगठन को परिभाषित कीजिए तथा प्रशासन में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या बोला गया है आपसे, एक यूनिट 3 में है शायद, संगठन। ठीक है, तो संगठन का अर्थ और परिभाषा देना है आपको। इसके अंतर्गत संगठन का अर्थ बताते हुए उसको परिभाषित करते हुए चलना है, और साथ ही साथ में प्रशासन में अर्थात कि वही आधुनिक राज्य में या आधुनिक या वर्तमान प्रशासनिक तंत्र में इसका महत्व क्या है, संगठन का महत्व बताना है। ठीक है, अब ये सब प्रश्न बताइए मुझे कि आपकी नोटबुक में नहीं मिलेंगे, इजीली मिल जाएंगे। जो भी बुक या जो भी सीरीज आपके पास में है जिससे आप पढ़ रहे हैं उसमें आसानी से प्रश्न मिल जाएंगे। वो नहीं मिलते तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ऐसा ना कमेंट ना कर दें कि सर सभी के प्रश्न उत्तर दे दीजिए, तो सभी के तो मैं देखिए नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ी मेहनत आप करते हैं तो बाकी मेहनत मैं भी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर आंसरों को ढूंढिए, उनका बार बार रिविजन लगाइए एग्जाम से पहले। इस बीच में इस 15 क्वेश्चनों में से अगर 2-4 क्वेश्चन के अगर आपको आंसर नहीं मिल पाते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन किसे कहते हैं। देखिए अब संगठन की परिभाषा और महत्व को पूछने के बाद में इसी को देखिए किस एक नए रूप में भी वो आपसे पूछ सकता है। संगठन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन में संगठन का महत्व क्या। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण की व्याख्या कीजिए। पढ़ा होगा आपने ये भी, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, बहुत अच्छे से इस पर भी हमने चर्चा की थी डिटेल क्लासेस में। सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण की व्याख्या कीजिए। इन सभी अभिकरणों के कार्यों का परीक्षण करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर भी दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, एक सूत्र अभिकरण और एक स्टाफ अभिकरण। क्या क्या है, एक सूत्र अभिकरण और एक स्टाफ अभिकरण। दोनों का अर्थ बताना है आपको, इसकी व्याख्या करनी है, और साथ ही साथ में दोनों के कार्य बताना है, कार्यों का परीक्षण करना, कार्य बताना है, और दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी बताते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना, इसी प्रश्न को एक नए अंदाज में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और वो है सूत्र स्टाफ अभिकरण के कार्य और प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसी का एक फॉर्मेट और भी है, सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण का अंतर बताते हुए एक संगठन में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण का अंतर बताना है। अब देखो तीनों में सिर्फ शब्दों का थोड़ा बहुत हेरफेर है, बाकी अर्थ तीनों क्वेश्चन का एक ही है। ठीक है, यहां पर भी सेकंड में भी देखिए सूत्र स्टाफ अभिकरण के कार्य बोला गया है और प्रकार पूछा गया है आपसे, कार्य और प्रकार पूछा गया है। वहीं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो सूत्र और स्टाफ अभिकरण का अर्थ या व्याख्या पूछी गई है, साथ में इसके कारण के कार्य। ठीक है ना, इसमें अंतर पूछा गया है। इसी के अलावा थर्ड में सूत्र और स्टाफ अभिकरण में अंतर पूछा गया है, वहीं इसकी भूमिका पूछी गई है। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है आपका सिर्फ क्वेश्चन घुमाता है, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूज कर देगा और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन एकदम नए फॉर्मेट में आ चुका है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और एग्जाम में बैठते वक्त कंफ्यूज ना होकर के उनको बहुत ही बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपने पढ़ा हुआ प्रश्न भी आप एग्जाम में छोड़कर आ सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, मुख्य कार्यपालिका, तो यहां पर आपका क्वेश्चन उठा लिया गया है मुख्य कार्यपालिका का।
इसमें विश्व में कितने प्रकार की मुख्य कार्यपालिकाएं होती है? अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, मुख्य कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो मुख्य कार्यपालिका है वो भारत में नहीं बल्कि विश्व में इसके कितने प्रकार है। विश्व की राजनीति में मुख्य कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, इस पर चर्चा करनी है, इस पर चर्चा करनी है लेकिन संक्षेप में, ठीक है। इसी का एक नया फॉर्मेट भी आ सकता है, अथवा में है औपचारिक तथा नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका के बीच में आपको अंतर बताना है। तो यहां पर दोस्तों अब आपको जो पढ़ना है, देखिए मुख्य कार्यपालिका को आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में औपचारिक या नाम मात्र की जो मुख्य कार्यपालिका है। देखिए जब आप मुख्य कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको मुख्य कार्यपालिका, नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका दोनों पढ़ने को मिलेगी। और जब दोनों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर दोनों में अंतर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो वास्तविक इन दोनों के अंतर्गत आपको जो है इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस पर चर्चा करनी है। इसी को एक नए अंदाज में भी आपसे पूछ सकता है कि कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो कार्यपालिका के प्रकार आपके ये देखिए, देख रहे हैं आपके नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका या वास्तविक मुख्य कार्यपालिका, ठीक है ना। इस प्रकार से इनके डिफरेंस को आप बता सकते हैं, इनके प्रकारों को भी बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमाकर आपसे पूछता है और आप वहां हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आई थिंक यूनिट 4 से संबंधित है। भर्ती से आप क्या समझते हैं? भर्ती से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा में भर्ती की विभिन्न पद्धतियां बताइए। आंतरिक भर्ती और बाहरी भर्ती से क्या तात्पर्य है? अब देखिए जरा, यहाँ भर्ती की बात की गई है, जैसे कि जब लोक सेवा आयोग भर्ती लेता है, अर्थात जो हमारी वैकेंसी वगैरह आती है जिसमें हम एग्जाम जो है एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, है ना, तो ये कौन करती है? या तो केंद्र सरकार करेगी या फिर राज्य सरकार करती है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार जब करेगी तो वो यूपीएससी के माध्यम से करेगी, अर्थात कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा करेगी, ठीक है। वहीं जब अगर राज्य सरकार को करना होगा तो वो राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेगी, अर्थात कि स्टेट पीसीएस के माध्यम से करेगी, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग जब आपकी भर्ती करता है सरकारी विभिन्न पदों पर, तो उसकी पद्धतियां बतानी है, किस किस पद्धति के माध्यम से वो आपकी भर्ती करता है, और साथ में ही आंतरिक भर्ती क्या होती है और बाहरी भर्ती क्या होती है, इसके बीच में भी आपको अंतर स्पष्ट करते हुए इस प्रश्न में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भर्ती से संबंधित है, जो कि आपको कंप्लीटली भर्ती का टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण। अब देखिए भर्ती हो गई, अब भाई प्रशिक्षण भी जरूरी है। जब भी कोई वैकेंसी होती है, जब भी किसी सरकारी पद के लिए, सरकारी पोस्ट के लिए आपको जो है चुना जाता है, आपको लिया जाता है, तो उसके बाद में जैसे वैकेंसी निकालने के बाद में एग्जाम के माध्यम से उसका जो है उसको चुनेगी सरकार या आयोग चुनेगा, उसे सरकारी पद पर बिठाएंगे, लेकिन सरकारी पद देने से पहले उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। तो प्रशिक्षण अर्थात की ट्रेनिंग। तो जो प्रशिक्षण किसको कहते हैं, क्या होता है ये प्रशिक्षण, इसे बताते हुए प्रशिक्षण के प्रकारों पर डिस्कस करना है आपको। साथ ही साथ में लोक सेवा में ये प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, कि अब लोक सेवा आयोग के द्वारा लोक सेवा की जो नौकरी होती है, जो सर्विस होती है, उसमें प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों प्रशिक्षण दिया जाता है, इस पर भी आपको चर्चा करनी, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आपकी किताबों में मिल जाएगा, बहुत आसान शब्दावलियों के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है पदोन्नति की व्याख्या कीजिए। पदोन्नति की व्याख्या कीजिए, इंक्रीमेंट की व्याख्या कीजिए, पदोन्नति की व्याख्या कीजिए, पदोन्नति के संदर्भ में ज्येष्ठता के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो दोस्तों प्रमोशन होता है, आपका प्रमोशन होता है सरकारी जॉब के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, इसमें जब पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, तो उस प्रमोशन को समझाते हुए, इस प्रमोशन के अंतर्गत प्रमोशन की जो प्रणाली है, किस प्रकार से आपको प्रमोट किया जाता है, उस प्रमोट में ज्येष्ठता का सिद्धांत क्या है, क्या हमारी सरकार ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर आपका प्रमोशन करती है,
या फिर किसी अन्य आधार पर। तो इस ज्येष्ठता के सिद्धांत को समझाते हुए अपने क्वेश्चन का समापन करेंगे आप लोग, ठीक है, तभी जाकर के एक अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। इसी प्रश्न को एक नए तरीके से भी लोक सेवा आयोग एग्जामिनर पूछ सकता है कि लोक सेवा आयोग में पदोन्नति के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो पदोन्नति का सिद्धांत कौन सा? ज्येष्ठता का सिद्धांत। इस पर आपको चर्चा करनी है। इसके अलावा पदोन्नति का अर्थ और उसके महत्व का वर्णन करना है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद ये 3rd नंबर का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। अब देखिए ऊपर हम पढ़ रहे थे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अब आ चुका राज्य लोक सेवा आयोग, अर्थात प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की जब हम बात करेंगे तो ये केंद्र का हो जाएगा, केंद्र सरकार का, अर्थात पूरे भारत को कवर करने वाला होगा ये, जैसे कि यूपीएससी, ठीक है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग के गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है? गठन कैसे होता है? कार्य और भूमिका की विवेचना करनी है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन, कार्य और भूमिका की विवेचना आपको इसके अंतर्गत करते हुए चलनी है। क्लियर है? चलिए, इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग पर एक निबंध लिखिए, तो इसी को आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संगठन तथा प्रणाली का अर्थ बताइए। संगठन और प्रणाली क्या होती है? संगठन और प्रणाली दोनों को परिभाषित करना है, अर्थ बताते हुए, परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते हुए संगठन और प्रणाली की संस्था के कार्य बताने हैं। संगठन और प्रणाली की जो संस्था है इसके कार्य बताने हैं, ठीक है। चलिए, अथवा में है ओ तथा एम की प्रकृति तथा गुण दोष बताइए। अब ओ तथा एम को आपने बिल्कुल 100% आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। ओ तथा एम, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर और एम का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, तो यही होता है संगठन और प्रणाली। संगठन और प्रणाली, इनको परिभाषित करना, इनको अर्थ बताना है, इसकी व्याख्या करनी है और इसके कार्य बताते हुए आपको आगे बढ़ना है। और ओ तथा एम की प्रकृति के अनुसार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रशासन का अर्थ बताते हुए उसके अंगों का वर्णन करना है। वित्तीय प्रशासन दोस्तों, वित्तीय प्रशासन, अब यहाँ से देखिए जैसे ही ये वित्तीय शब्द आता है ना, तो आपके दिमाग की ना लाइट जल जानी चाहिए कि वित्तीय मतलब अब ये कहीं ना कहीं बजट के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। जब बजट के इर्द गिर्द घूमेगा तो बजट की जो शब्दावलियां हैं, जो टर्मिनोलॉजी है उसकी, वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और वो दिमाग में कब होगी? जब हम डिटेल क्लासेस के माध्यम से इन सभी कंसेप्टों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि वित्तीय प्रशासन का अर्थ बताना है। भाई ये वित्तीय प्रशासन क्या होता है? तो अब यहाँ वित्तीय प्रशासन की जैसे बात करेंगे ना, तो अब आपको वित्तीय विभाग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसी से संबंधित यहाँ पर पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसी के माध्यम से इसके विभिन्न अंगों का वर्णन करना है। अथवा में यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि वित्तीय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रशासन के अभिकरणों की विवेचना कीजिए। अभिकरणों की विवेचना कीजिए, ठीक है, अभिकरणों की विवेचना कीजिए। इसको या तो पूरा हिंदी में कर लेना या पूरा इंग्लिश में कर लेना, है ना, मिस प्रिंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट की परिभाषा दीजिए। देखिए आ गया ना बजट वाला क्वेश्चन भी। बजट की परिभाषा दीजिए। बजट का निर्माण के आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो अब यहाँ पर ये है कि बजट को एक तो देखिए अर्थ बताते उसको परिभाषित करते हुए आगे बढ़ना है, साथ ही साथ में आपको इसका जो बजट का जो निर्माण होता है वो किन सिद्धांतों के आधार पर होता है, कौन से सिद्धांतों को फोकस करते हुए बजट बनाया जाता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि जो है हमारी संसद में कोई व्यक्ति बैठ गया, बजट बना के पेश चला गया, रात भर घर पे मेहनत की, बजट बनाया और संसद में आके पेश कर दिया और वो लागू हो गया, ऐसा तो नहीं होता होगा, है ना। कुछ सिद्धांत है, कुछ निश्चित सिद्धांत है और उन सिद्धांतों का पालन करते हुए ही यहाँ पर बजट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां और महत्व बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो है आपका टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान का ये मान लीजिए कि एक अंग है ये महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक एक राजनीति विज्ञान का एक अंग मान लीजिए, क्योंकि ये सरकार का एक वकील होता है, एक एडवोकेट होता है जो सरकार की ओर से सरकार के पक्ष न्यायालय में रखता है,
ठीक है। तो महालेखा परीक्षक से संबंधित जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, आपको उन्हें कंप्लीट करना है। तो महालेखा परीक्षक को की व्याख्या करते हुए आप उसकी शक्ति और महत्व को बताएंगे। ठीक है। इसी का अथवा में पूछा जा सकता है, लोक परीक्षण की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। लेखांकन तथा लेखा परीक्षण में अंतर को समझाइए। किसमें? लेखांकन और लेखा परीक्षण में अंतर बताना है आपको। तो लेखांकन और लेखा परीक्षण, लेखांकन अलग टर्मिनोलॉजी है और लेखा परीक्षण एक अलग टर्मिनोलॉजी हो जाती है। ठीक है। तो दोनों में अंतर आपको बताते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से क्या समझते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जब ये क्वेश्चन ना उठाया गया हो। याद रखिए, चाहे वो बीए हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो, यहां तक कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, इन बड़े बड़े एग्जामों के द्वारा भी ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न आपको किसी ना किसी रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का पूरा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो उसका अर्थ समझाते हुए, उसकी व्यवस्था को समझाते हुए उसकी भूमिका बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ई गवर्नेंस आप क्या समझते हैं। ई गवर्नेंस क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो ई गवर्नेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी को अथवा में जो है आपका ई शासन भी बोला जा सकता है। ई गवर्नेंस के स्थान पर ये मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पर इसकी जगह ई है। ठीक है ना। तो ई शासन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। ठीक है। तो ई जो है ई गवर्नेंस पूछे या ई शासन पूछे, सेम हो जाएगा। ओके। तो इस प्रकार से हमारे ये 15 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 से 15 नंबर के बनते हैं, पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार से हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक अगर आपके मन में ये उलझन है कि सर हम आंसर राइटिंग करें कैसे, आंसर राइटिंग का एक उचित फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एग्जाम में कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हमने एक 47 मिनट का 47 मिनट का एक लेक्चर लिया है। उस लेक्चर का नाम है हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। अगर आप ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम बाय लोधाजी सर, तो आपको यूट्यूब पर वो मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी उस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही बारीकी से सभी जितने भी पहलू हो सकते हैं एग्जाम के, उन सब पर चर्चा की है बहुत ही बारीकी से। ठीक है ना। चलिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपके लिए वो लेक्चर देखना। उससे यकीन मानिए कम से कम 20 से 30 नंबर की जो गलती है आप ऐसे ही बच जाएंगे, बिना कुछ अपने आप में सुधार करे, सिर्फ उस लेक्चर को देखने से आपके 20 से 30 नंबर कटने से बच जाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है जो हम जानबूझकर कर देते हैं एग्जाम में, है ना। उस लेक्चर को देखने के बाद नहीं करोगे आप। कि वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी जो है उस वीडियो को देख सकते हैं आप, कैसे तैयारी करना चाहिए एग्जाम की। और इसके अलावा आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट में या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके भी आप देख सकते हैं, है ना। बस लेक्चर का नाम याद होना चाहिए आपको कि हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम बाय लोधाजी सर। ठीक है, आपको जो है लेक्चर मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि 3 से 5 नंबर के आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। और वहीं आपका जो शब्द सीमा होती है वो 30 से 50 शब्दों के अंतर्गत आपको इनके आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम 10 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो एकदम सिंपल फॉर्मेट में होंगे। यहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमाएगा नहीं, एकदम सीधे सीधे पूछ लेगा। जैसे कि लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए, या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई 3 समानताएं बताइए, या फिर व्यवहार की दृष्टि से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। तो दोनों में देखिए, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर पूछ लिया, और सेकंड वाले क्वेश्चन में लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानताएं पूछ ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट है परंपरागत लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर है, इसको बताइए। इसी के साथ में संगठन के प्रकार बताते हुए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सूत्र स्टाफ अभिकरण में अंतर बताइए। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है, इन दोनों में अंतर बताना है। भारत में पदोन्नति प्रणाली, वही प्रमोशन की जो प्रमोशन सिस्टम है हमारा, उसके बारे में बताना है, उसके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और व्हिटले परिषदों के कार्य क्षेत्र की सीमाएं बतानी है। इसी प्रकार से बजट की परिभाषा देना है। बस इन प्रश्नों में आपको एक सावधानी रखनी है, विशेष करके एक सावधानी रखनी है,
कि जो शब्द सीमा के अंदर होते हैं ना, ये जो ये लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, इसमें जो आपसे पूछा गया है आपको सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हुए, है ना, अपनी विद्वानता को प्रदर्शित ना करते हुए वहां पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। जो आपसे प्रश्नों में पूछा गया सिर्फ उसी का जवाब। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लोक प्रशासन की परिभाषा पूछी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ परिभाषा देनी है, ना कोई उसके प्रकार बताने हैं, ना उसकी भूमिका बतानी है, ना कोई विशेषता महत्व, कुछ पर बात नहीं करनी है। सिर्फ आपको परिभाषा पूछी गई है तो सिर्फ आप परिभाषा पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी से अब आप समझ लीजिए, जैसे अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या सूत्र और स्टाफ अभिकरण में अंतर पूछा गया, तो सिर्फ अंतर पर डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सूत्र और स्टाफ अभिकरण में अंतर, डायरेक्ट पहला ही शब्द हमारा यही होगा और डायरेक्ट सीधे अंतर पर डिस्कस करना चालू कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन पर बढ़े उससे पहले एक जो है एक छोटा सा, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए स्लाइड खाली पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों की डिमांड आती नहीं है, आप लोगों की इतनी विशेष डिमांड नहीं है कि सर आप हमको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी करवाइए। तो कैसे करवाएंगे? मुश्किल से एमसीक्यू के लिए कमेंट मेरे पास में आती है, मुश्किल से 10 से 15 कमेंट मात्र आती है, 10-15 कमेंट आती है मात्र, है ना। तो ऐसे दोस्तों इतने में देखिए एक ही मॉडल पेपर को की पीपीटी तैयार करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, है ना। तो इसलिए यार थोड़ा सा ना, अगर आपकी डिमांड होगी तो ही मैं कार्य आगे बढ़ाऊंगा, तो ही कार्य करेंगे। अब मुख्य प्रश्नों की आपकी डिमांड ज्यादा थी, इस कारण से मैं पहले इनको लेकर आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।